दोस्तों, वेलकम टू ट्रिस्ट विथ लॉ। वी ऑल मीट अ ट्रिस्ट विथ लॉ समटाइम इन आवर लाइफ एंड हेंस वी आर हियर। तो दोस्तों, बात है 2007 की। वोडाफोन वांटेड, उस समय टेलीकॉम सेक्टर बूम कर रहा था एंड वोडाफोन बीइंग एनी प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट ओरिएंटेड वांटेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। लेकिन अगर शुरुआत से शुरू करता है तो इट हैड टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो क्यों ना खरीद लें। तो वोडाफोन प्लान टू एक्वायर हज उस समय काफ़ी बूमिंग कंपनी थी। रिमेंबर दैट लॉयल डॉग वाला ऐड, तो 22% मार्केट शेयर अराउंड उस समय हज के पास थे। तो वोडाफोन ने सोचा उसको खरीद लेते हैं। अब हज एक इंडियन कंपनी है। हज के 67% शेयर्स हैं, दे आर अंडर CGP, एक कंपनी थी केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड, CGP लिमिटेड। और उसको उसका 100% CGP का 100% वॉज ओन्ड बाई HTIL, दैट इज हचिंसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो यहाँ पे हुआ ये कि वोडाफोन जो कि एक नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है, उसने HTIL जो कि एक हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी है उससे CGP खरीद ली। अब CGP ये जो केमन आइलैंड वाली कंपनी है, अब CGP हेल्ड 67% ऑफ द शेयर ऑफ हज, तो इनडायरेक्टली वोडाफोन ने हज में भी 67% एक्वायर कर लिया। अब दोस्तों, होता ये है कि अगर कोई भी एक्विजिशन होती है तो इंडियन गवर्नमेंट को उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स मिलता है। जैसे आप ये देख लीजिए, अभी जो फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट वाली डील हुई थी, तो ऐसी बातें हो रही थी कि गवर्नमेंट विल गेट 20% कैपिटल गेन्स टैक्स, पर वोडाफोन ने 0 टैक्स पे किए बिना अक्वायर कर लिया एंड इट बिकेम अ बिग प्लेयर इन द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन मार्केट। ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए ये केस हम पढ़ते हैं। वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स BV वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर, ये 2012 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। अच्छा दोस्तों, एक ट्रिविया इससे पहले करते हैं। इसमें BV वर्ड यूज हुआ है, क्या बता सकते हैं व्हाट इज BV स्टैंड फॉर? दोस्तों, अगर आपको मालूम है तो वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नाउ कमिंग बैक, BV जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, तो डच में उसको कहते हैं बेलुटेन वेंटुस्चा, जिसको शॉर्ट फॉर्म है BV। नाउ कमिंग टू द सब्सटेंशियल आर्ग्यूमेंट्स, तो हुआ यूं कि गवर्नमेंट ने इस ट्रांसफर के बाद वोडाफोन पे 11,000 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस भेज दिया। अब वोडाफोन ने इसका केस एक बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट फाइल कर दी। अब रिट में वोडाफोन कहता है कि पहली बात तो जब ये परचेज हुआ तो वोडाफोन एक नॉन रेसिडेंट है, जिससे किया वो एक नॉन रेसिडेंट है। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एज वेल एज एक्चुअल सेल सारे आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, तो इंडियन गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन कहाँ है, तो टैक्स कर ही नहीं सकती है। दूसरी बात ये कहती है वोडाफोन कि उसके बाद हमको बस फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन पे देखना है, और यहाँ पे बहुत सारे जजमेंट कोर्ट हुए हैं जिसको आगे सुप्रीम कोर्ट में मैं रिपीट करूँगा, तो हमें बस फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन में देखना है, उसके सब्सटेंस में नहीं देखना है। ऑन दी अदर हैंड, टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि वी अग्री कि जो आप नॉन रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट से खरीदा है, लेकिन जो अंडरलाइंग एसेट जो मूव की है वो तो इंडियन है, और इसलिए वोडाफोन को टैक्स पे करना चाहिए। दूसरी बात उसने ये कंटेंट की कि ये जो केमन आइलैंड वाली जो कंपनी थी, वो बस एक शाम है, एक कलरेबल डिवाइस है टैक्स बस बचाने के लिए, तो इसलिए टैक्स डिपार्टमेंट विल लुक थ्रू द ट्रांजैक्शन और देखिए कि हाँ भाई, इसमें इंडियन एसेट मूव हुए हैं तो हमें टैक्स मिलना चाहिए। और तीसरी बात ये कि सेक्शन 165 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में, सेक्शन 165 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में वो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की बात होती है। तो ये बात उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सम जो कि टैक्सेबल अंडर दिस सेक्शन है, अंडर दिस एक्ट, तो उसमें टैक्स विल बी डिडक्टेड एट सोर्स। तो उस बेसिस पे उसने कंटेंट किया टैक्स डिपार्टमेंट ने कि उसे टैक्स मिलना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट रूल इन फेवर ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट, भले उसने अमाउंट कम कर दिया, और बॉम्बे हाईकोर्ट से कि 2500 करोड़ 2500 करोड़ वोडाफोन को पे करना पड़ेगा। वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और दरवाजा खटखटाने के लिए उसने चुना सीनियर एडवोकेट श्री हरीश साल्वे जी को। अब हरीश साल्वे जी सुनिए क्या कहते हैं। हरीश साल्वे जी दिमाग से तो तेज आदमी है ही, उन्होंने इंग्लिश केसेस का रेफरेंस लाया, मैकडॉवेल, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मैकडॉवेल में अप्रूव ही कर दिया, उन्होंने रामसे, डाउसन ऐसे केसेस का रेफरेंस लाया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया, मैकडॉवेल वर्सेस CTO में, या मारुथन अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP में। तो उसमें ये कहा गया है कि टैक्स अवॉइडेंस पर से गलत नहीं है अनलेस कि वो किसी स्टैट्यूट को अवॉइड करे, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जो टैक्स डिपार्टमेंट है या जो कोर्ट है विल ओनली लुक एट द फॉर्म एंड नॉट द सब्सटेंस। दूसरी बात ये बोली है कोर्ट ने कि ऐसा देखते हुए
the court or the tax department will look through the entire sequence of transaction or will look at holistically at the transaction, और कोई इसका डिसेक्शन नहीं करेगी कि भाई इस ट्रांजैक्शन में तो लॉस दिख रहा है, इसमें गेन दिख रहा है, ये ऐसे हो रहा है, इसका डिसेक्शन नहीं करना, होलिस्टिकली देखना है। और अगर होलिस्टिकली देखें तो यहाँ पे हरीश साल्वे जी का कंटेंशन था कि सीजीपी बस खरीदी जा रही है, उसके थ्रू ये आ गई। दूसरी बात ये हरीश साल्वे जी कह रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के केस का प्रेसिडेंट लिया था जो कि स्टेट पूषालाल वर्सेस सीटीआई में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि टैक्सेशन कहाँ होगा, उसके लिए हम ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ ये देखते हैं, ना कि अंडरलाइंग एसेट कहाँ है वो देखते हैं। तीसरी बात ये कही गई कि जो टोटल इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट की बात हुई है सेक्शन 5B ऑफ द एक्ट, जिसमें लिखा गया है कि या तो वो जो इनकम रिसीव्ड और डीम टू रिसीव इन इंडिया हो, या accrues or arises और deem to accrue or arise in India हो। अब सवाल ये उठता है कि deem to accrue or arise का मतलब क्या होगा, तो हमारे इसके लिए सेक्शन 9 में बात की गई है 9(1) में कि deem to accrue or arise को क्या होगा उसमें। तो इसमें कहा गया है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि the following income shall be deemed to accrue or arise in India। पहला, all income accruing or arising whether directly or indirectly, I emphasize whether directly or indirectly। पहला उसमें सब क्लॉज है, थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। सेकंड, थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया। थर्ड, थ्रू और फ्रॉम एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। एंड फोर्थ, थ्रू द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। अब कंटेंशन टैक्स डिपार्टमेंट का ये है कि इट विल फॉल अंडर द फोर्थ सब क्लॉज, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, क्योंकि हज कैपिटल एसेट हज कंपनी विच वाज सिचुएटेड इन इंडिया। लेकिन साल्वे साहब कह रहे हैं कि इस सब क्लॉज 4 के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, पहला ट्रांसफर, दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ अ कैपिटल एसेट, और तीसरा सिचुएटेड, दैट कैपिटल एसेट शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। और साल्वे साहब कह रहे हैं कि ये तीनों चीज फुलफिल होनी चाहिए, और इस बेसिस पे यस देयर वाज अ ट्रांसफर, यस देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ अ कैपिटल एसेट, बट दैट एसेट वाज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, और इसलिए टैक्स इसमें 9(1) में नहीं फॉल करेगा, और इसलिए ये टोटल इनकम में नहीं फॉल करेगा। और फिर वहाँ पे ले गए वो जो सेक्शन 165 था, उसमें ये लिखा गया था कि ऑल सम्स विच आर टैक्सेबल अंडर दिस एक्ट विल, उनमें टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पे करना होगा। तो ये टैक्सेबल अंडर दिस एक्ट है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, जो टैक्स डिपार्टमेंट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई माननीय श्री फली एस नरीमन जी, एंड ही सेड कि नो, सेक्शन 9(1) इज नॉट अ लुक एट प्रोविजन, इट इज अ लुक थ्रू प्रोविजन। कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं देखेंगे, हम ट्रांजैक्शन के बिहाइंड क्या हो रहा है वो भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्टली वर्ड भी यूज हुआ है। इनडायरेक्टली वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब वो कहना ये चाहते थे कि अगर इनडायरेक्ट ट्रांसफर भी हो रहा हो तभी वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया में फॉल करेगा। बट कोर्ट ने बोला कि ना, कोर्ट ने कहा कि ये एक टैक्सेशन स्टैट्यूट है जिसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे एक लीगल फिक्शन क्रिएट हुई है, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, और लीगल फिक्शन का बस लिमिटेड स्कोप होता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज हुआ था वो इनकम के साथ हुआ था, इनकम अराइजिंग वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ पे ट्रांसफर के साथ इनडायरेक्ट वर्ड नहीं यूज हुआ है, और कोर्ट, ये लेजिस्लेचर का काम है कि वहाँ पे इनडायरेक्ट वर्ड यूज करे। कोर्ट विल इंटरप्रेट द लॉ एज इट एग्जिस्ट ऑन दैट डेट। वो अपने से उसको ट्रांसफर को इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं रीड करेगा, क्योंकि अगर वैसा करेगा तब तो ओटीयूज हो जाएंगी बाकी सब चीजें। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे द लॉ एज इट स्टैंड्स एज इट स्टूड ऑन दैट डे, वहाँ पे इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कवर होता है, और लेजिस्लेचर को अगर मन है कवर करने का तो अमेंड करके ला दे। दूसरी बात, कोर्ट ने मान ली साल्वे साहब की बात कि अंडरलाइंग एसेट कहाँ पे ये मैटर नहीं करता है, ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ है वो मैटर करता है ऑन दैट डेट, जब तक इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं लिखे हुए हैं। और तीसरी बात, कोर्ट ने ये कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये प्रूव करने के लिए कि ये जो होल्डिंग, जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वेयर वन कंपनी इज होल्डिंग द अदर कंपनी, ये एक शैम है, कलरेबल है, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए की गई है, ये सब करने का बर्डन ऑफ प्रूफ टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। अगर टैक्स डिपार्टमेंट में बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं डिस्चार्ज कर पाई, या हमें देख के लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर हम इसको विल ओनली लुक एट द फॉर्म, विल नॉट गो इनटू द सब्सटेंस। तो कोर्ट ने यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटेंस जो कि नरीमन साहब क्लेम कर रहे थे उसको रिजेक्ट कर दिया, और यहाँ पे ये देखा ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, कोर्ट ने ये देखा कि जो कीमेन आइलैंड वाली जो कंपनी थी सीजीपी, जो कि 67% शेयर होल्ड करती थी हज की, वो 1998 से एग्जिस्ट कर रही थी, और ये ट्रांजैक्शन 2007 में हो रहा है। तो इट एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। हज कंपनी ने इतने सालों साल से इनकम टैक्स पे किया था,
इवन आफ्टर द ट्रांसफर वोडाफोन अभी भी उसी बिजनेस में कंटिन्यू करी, तो इनकम टैक्स पे कर रही थी। तो इन सब के बेसिस पे कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, ये इन्फर किया कि ये जो स्ट्रक्चर था इट एग्जिस्टेड जस्ट एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, इसका बिजनेस पर्पस था। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये टैक्सेशन या टैक्स बचाने के लिए जो शाम डिवाइस हो या कलेबल डिवाइस हो। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के रूलिंग को मतलब ओवर रूल कर दिया और वोडाफोन को बोला जाओ मस्त रहो। बट सिंस कोर्ट हैड सेड कि लेजिस्लेचर अमेंड कर सकता है, उस समय प्रणब मुखर्जी जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। 2012 में ही गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिवली इस एक्ट को अमेंड कर दिया और अब इनडायरेक्ट ट्रांसफर को भी कवर करने लगा, नॉट फ्रॉम दैट डेट बट राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द स्टैट्यूट। और इसके लिए कितना बवाल हुए हम सबको मालूम है। वोडाफोन ने इंडिया को घसीट के इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ले गए, वहाँ पे इंडिया हार गई। वोडाफोन ने बोला कि वो इसके रूलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे इंटरनेशनल एसेट बेचेगी। गवर्नमेंट ने फाइनली इन्वेस्टर को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के लिए इस बोला कि हम रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं करेंगे और आज वो निगोशिएट कर रही है वोडाफोन के साथ। तो दोस्तों आई होप आपको ये केस अच्छा लगा होगा और मिलेंगे हम जल्द ही एक अगले केस, एक नए केस के साथ। और तब तक के लिए लेट्स कंटिन्यू विद आवर ट्रिस्ट विद लॉ। बाय बाय।